हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी एंड आई एम योर फ्रेंड संदीप जायसवाल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास साइंस चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपकी एनसीईआरटी साथ लेके आता हूँ और आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही चीज़ें जो है इलेबरेट करके पढ़ाता हूँ। तो आप भी अपनी एनसीईआरटी साथ रखिएगा और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं उनको मार्क कीजिएगा। दो लेक्चर्स में इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर में देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट लेसन नंबर 1। तो दोस्तों, पहले देखते हैं लेसन का नाम क्या है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? अब हमें मटेरियल्स तो पता है, बहुत सारे हैं मटेरियल्स, तो हमें पता है मटेरियल्स क्या है। मटेरियल्स जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, पेन, पेंसिल, साइकिल, बस, कार, बैलून, टेबल, ब्रिक, स्टोन, सैंड, एयर, वाटर, एवरीथिंग इज मैटर। मटेरियल। और जो मटेरियल जिस चीज से बनता है, सपोज करो ये कोई पत्थर है, दिस इज ए स्टोन, दिस इज ए स्टोन। तो स्टोन किसी ना किसी चीज का तो बना है। जो इसके अंदर वाला जो कॉन्स्टिट्यूट है इसका, दैट इज कॉल्ड मैटर। सो सिंपल भाषा में तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि किसी भी मटेरियल का कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट जो होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। हिंदी मीडियम के लिए द्रव्य शब्द आता है मैटर। मैटर मीन्स द्रव्य, मीन्स जिसका कोई मेटेरियल बना हुआ होता है, जिसकी कोई चीज बनी हुई होती है। जैसे ईंट है, वो मिट्टी की बनी हुई है, लेकिन मिट्टी भी तो किसी चीज की बनी हुई है। तो ऐसे ही हमें देखना है कि जो हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर है, जो फैला हुआ मैटर हमें दिखाई भी देता है, नहीं भी दिखाई देता है, या हम सभी चीजों को मेटल्स कह के छोड़ देते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में एक्चुअल में क्या है, वो चीज क्या है जिससे कोई चीज बनी हुई है, कोई मेटेरियल बना हुआ है, हम उसी को मैटर बोलते हैं। तो देखिए, आपके फर्स्ट पैरे में ये लिखा हुआ है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, एयर, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ड्रॉप ऑफ वाटर, सैंड, ये सभी के सभी क्या है? मैटर है। और साइंटिफिक भाषा में मैटर की एक डेफिनेशन देता है। मैटर के बारे में दो खास बातें बताता है। पहली तो क्या है कि दे ऑक्यूपाई स्पेस। जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ऑक्यूपाई स्पेस, जो चीज जगह घेरेगी। अब सपोज करो आपके पास बुक है, इस बुक को यहाँ पे टेबल पे रखोगे, आप कहीं पर भी रखोगे तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जगह घेरती है। प्लस में ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मास आप सिंपल भाषा में वेट से थोड़ा ही लगा सकते हैं कि किसी चीज के अंदर मास हो, वेट हो, तो उस चीज को हम साइंस की भाषा में मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमें यही पता होना चाहिए था, व्हाट इज मैटर। मैटर इज दैट व्हिच occupies space and has mass. ओके, तो दिस इज मैटर। तो लेकिन ये मैटर का जो कॉन्सेप्ट है, अभी डिस्कशन में आया कैसे? क्या ये कोई न्यू टर्म है? अभी के रिसेंट ईयर्स में यूज होने लगी है? कितनी पुरानी है? 50 साल, 100 साल, 100 ईयर्स? तो हमारी बुक में बताया गया है मैटर के बारे में दो तरह के थॉट है। एक तो है ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है भैया आपकी? ये इंडिया में सबसे पहले इसके बारे में चर्चा होती थी। एक्चुअल में तो उनको नहीं पता था कि भाई कोई चीज मैटर है, क्योंकि इतनी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स नहीं थी, ऐसे साइंस को एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया जाता था। तो पहले हमारा एक सब्जेक्ट होता था फिलोसॉफी। उसी फिलोसफी के अंदर ही हम क्या करते थे? साइंस को भी पढ़ देते थे। तो जो इंडियन फिलोसफर्स थे
वो इतने एक्यूरेट रहे हैं कि उन्होंने आज से हजारों साल पहले ये बता दिया था कि मैटर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, मैटर है कोई ना कोई, मैटर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन वो उसको एग्जैक्ट मैटर नाम नहीं दे पाए थे। वो कहते थे कि जो भी मटेरियल बने हुए हैं वो इस मैटर को बोलते थे कि भाई कुछ ना कुछ चीज है जिसको हम पंच तत्व बोलते हैं, पंच तत्व, कि जो कोई भी पंच तत्व, संस्कृत में बोलते हैं पंच तत्व, कि 5 चीजों से कोई ना कोई चीज है, जो भी चीजें बनी हुई है हमारे मेटेरियल जितने भी हैं सभी के सभी जो है वो जो है 5 एलिमेंट से बने हैं। और पर्टिकुलरली हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में बात की जाती थी। तो 5 तत्व आपकी बुक में दिए हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, कि इन 5 तत्वों से मिलकर आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, बनी हुई है। तो ये 5 तत्व जो है आप आज यही कह सकते हैं कि हमारे कैसे मैटर है आज की टर्म में। और फिर कुछ सिमिलर टाइप की जो रिसर्च आगे कैरी ऑन की गई, कंडक्ट की गई थी, उनमें ग्रीक फिलोसफर्स थे। ग्रीक, यूनान जो देश है, एथेंस, एथेंस एथेंस जो कंट्री है, एथेंस की जो फिलोसफी है, वहां के जो फिलोसफर्स है, उन्होंने भी एक सिमिलर ही कंक्लूजन रिसर्च के थ्रू निकाला कि जो इंडियन फिलोसफर्स बोलते हैं कि मेन जो क्रश जो होता है इसका, हम ये कह सकते हैं जो क्रक्स पॉइंट हम कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल है वो किसी ना किसी चीज का बना हुआ है, और उस बनी हुई चीज को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ये सभी कुछ कहना चाहते थे इस इंडियंस भी। तो आज ये बात क्लियर हो गई है कि सभी मटेरियल्स मैटर के बने हुए हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये चीज हमारे को प्रूव करके दिखाई है। ओके, तो मॉडर्न थ्योरीज जो है साइंटिस्ट की, उन्होंने जो मैटर है उसको अब नए तरीके से क्लासिफाई किया है। 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया उसने, क्योंकि उनके पास टेक्निक है। 2 तरीके से क्लासिफिकेशन करके वो पढ़ते हैं। एक तो फिजिकल बेस पे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज का उन्होंने स्टडी किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के टाइम पे जो साइंटिस्ट है, मॉडर्न साइंटिस्ट है, प्रॉपर्टीज की स्पेलिंग यहाँ पे अधूरी रह गई, देखिएगा, मींस वो फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं, स्टडी करते हैं मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में और केमिकल नेचर के बारे में। और फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है आपका 10th स्टैंडर्ड में। तो आपको साइंस में आगे जाके पता चल जाएंगी सारी की सारी चीजें। तो अभी हम जो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि भैया मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज हम इतनी बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लेक्चर 2 में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, मैं बुक से पढ़ के ही बात करता हूं। तो जब साइंटिस्ट ने मैटर के बारे में स्टडी की तो उन्होंने क्या पॉइंट्स हमारे सामने रखे, वो आपकी बुक में है। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या उन्होंने आपको बताया। ये देखिएगा अभी आपके सामने मैं सारी चीजें बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा जी, एक डिबेट का इशू रहा है कि भैया जो हमारा मैटर है, सपोज करो ये कोई हमारा एक आयरन की रोड है, आयरन रोड है हमारी, ये लोहे की रोड है, ये आयरन की रोड है, ठीक है, ये आयरन रोड है हमारी। अब साइंटिस्ट के अंदर पहले जो साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, दिखाओ आपकी बुक में, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, कि भैया ये जो मैटर है वो पूरा का पूरा एक ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। उनका कहने का मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी चीज मैटर ऐसी की ऐसी है, पूरा ऐसे एक ही चीज है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है मैटर, मैटर बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके बीच में। तो कॉन्टिन्यूस बोलता है मैटर को, क्या बोलता है, कॉन्टिन्यूस, मैटर कॉन्टिन्यूस है। और थोड़ा सा करते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस का ये देखिए, अगर मैं इसको पूरा डार्क कर देता हूं कि इसके बीच में कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी स्पेस नहीं है, और ये पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस है, इसके बीच में कुछ नहीं है, मैटर के बीच में कुछ नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। लेकिन दूसरा जो ग्रुप है
वो कहता है कि मैटर इज पार्टिकुलेट, मैटर इज पार्टिकुलेट। और अब ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये वाली जो थ्योरी है, ये थ्योरी जो है ये करेक्ट है। मैटर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे ऐसे मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पूरे के पूरे मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और आपको पता है इनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, फिर एटम। मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऐसे मैटर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में अलग, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, आपस में चेन सिस्टम बनाते हैं। तो इसलिए ये वाला जो थॉट ऑफ स्कूल है करेक्ट था। तो पहली प्रॉपर्टी तो मैटर की क्या निकल के आती है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि मैटर जो है पार्टिकल्स का बना हुआ, और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स आपको पता है कैसे बनते हैं, एटम्स के जुड़ने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, और फिर एटम के बारे में आपको पता है, एटम के अंदर ऐसे सपोज करो, देखो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। ये सपोज करो हमारा है, सबसे छोटा है, ये देखो क्या हमारा ये है मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारा क्या है, एटम। ओके, ये ऊपर क्या है, मॉलिक्यूल, और इसके अंदर ये क्या है, अंदर एटम। और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ये एटम का क्या होता है, न्यूक्लियस। और इसके अंदर भी क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और ये चीजें जो है, मॉलिक्यूल्स है, एटम है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ये हमें नेक्ड आईज से विजिबल नहीं है। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स को नहीं देख पाते तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को तो देखने की हम बात कर ही नहीं सकते विद नेक्ड आईज। तो साइंटिस्ट ने अब ये पॉसिबल हो पाया है कि पावरफुल माइक्रोस्कोप्स हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए साइंटिस्ट जो है हर चीज को, डाउट को क्लियर कर पाए हैं। तो ये जो थॉट था ये थॉट कैंसिल हो गया, और अब ये थॉट जो है प्रिवेल्ड है और इसको एक्सेप्ट किया गया है। क्या है पहली प्रॉपर्टी, मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स। लेकिन भैया साइंटिस्ट हैं, हार तो नहीं मानते हैं, इन्होंने आसानी से हार नहीं मानी, तो बोले भाई हम इसकी ट्रुथ को जांचना चाहते हैं, प्रूव करके दिखाइए कि जो मैटर है पार्टिकुलेट हम उसको कैसे माने, एक्सपेरिमेंट प्रूव करके दिखाइए। तो एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया गया है कि मैटर जो है पार्टिकुलेट है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो पार्टिकुलेट है, अगर पार्टिकुलेट है तो सीधी सी बात है पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा थोड़ा बहुत। अगर कोई चीज पार्टिकुलेट है, पार्टिकल्स ऐसे अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में थोड़ा बहुत तो स्पेस होगा, कुछ ना कुछ तो यही एक्टिविटी 1.1 आपकी बुक में दी गई है कि हम अगर एक गिलास पानी लेते हैं और उस पानी के अंदर अगर हम थोड़ा सा साल्ट या शुगर मिक्स करते हैं, साल्ट या शुगर इसके अंदर मिक्स करते हैं तो वो टोटली मिक्स हो जाती है, साल्ट और शुगर जो है मिक्स हो जाती है। इट मींस अगर इसके बीच में स्पेस था तो तभी तो साल्ट और शुगर इसके अंदर मिक्स हुई है। अब सपोज करो आप आपके पास एक प्लास्टिक की पॉलीथीन है, उस प्लास्टिक की पॉलीथीन के ऊपर अगर आप साल्ट रखोगे तो ऊपर ही रखा रहेगा, दिखाई देगा, अपने हाथ के ऊपर रखोगे तो हाथ के ऊपर दिखाई देगा, डिसॉल्व तो नहीं होगा, हाथ के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हाथ जो है कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रहा है ऊपर से। लेकिन लिक्विड भी जो है एक मैटर था, इन्होंने प्रूव करा था कि कोई भी लिक्विड है, वो तो कहते थे कि सभी के सभी लिक्विड कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये प्रूव किया गया कि देखो लिक्विड जो है, वाटर जो है वो एक मैटर है, और मैटर के अंदर देखिए हमने साल्ट और शुगर को डिसॉल्व कर दिया, और कोई चीज डिसॉल्व तभी तो होगी जब उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होगा। तो स्पेस था तो देखो साल्ट भी मैटर है, शुगर भी मैटर है, तो इनके भी पार्टिकल्स थे, तो साल्ट के और शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो गए। ये देखिए ये वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स कह सकते हो, और यहाँ पे छोटे छोटे बीच में शुगर के पार्टिकल्स आके मिक्स हो गए, ये या साल्ट के कह सकते हो। तो ये कब आप इसके अंदर मिक्स क्यों हो गए, क्योंकि इनके बीच में स्पेस था। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि जो है हमारे मैटर जो है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो पहली बात क्लियर हुई, इस एक्सपेरिमेंट से कलर हुआ पहली प्रॉपर्टी।
आगे चलते हैं, फिर कहते हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स और मैटर। कहते हैं अगर पार्टिकल्स हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। क्वेश्चन रेज हुआ कि पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, तो इस मींस तो आंसर मिला दे आर वेरी वेरी स्मॉल। बोले बोले कितने स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, अरे कितना वेरी स्मॉल, तो सीधा आंसर मिलता बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि जितना सोचा हम सोच सकते हैं, जितना भी छोटा सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा छोटा है। तो सीधी बात यह कि भाई कुल मिला के ये कंक्लूजन है कि इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि हम उनको नेक्ड आईज से नहीं देख पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि भैया जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं। बोले भैया ऐसे तो नहीं बात बनती, इस बात को भी प्रूव करके दिखाइए कि पार्टिकल्स जो है छोटे होते हैं। तो एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी 1.2 जो आपकी बुक में गिवन है कि भाई पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत टीनी साइज के हैं। तो देखो क्या किया, एक ग्लास है, उस ग्लास में 100 ml वाटर फिल कर लिया। कितना, सपोज करो 100 ml पानी हमने फिल कर लिया। तो ये जो ग्लास है ये 100 ml वाटर है और इसमें हमने कुछ क्रिस्टल्स पोटेशियम पर मैग्नेट के डाले, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, पर मैग्नेट। अब कहोगे 9th क्लास के बच्चे पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है। पोटेशियम तो आपने पढ़ा है, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल पढ़ी है ना। पोटेशियम पर मैग्नेट उसी का कंपाउंड है, एक केमिकल मान के चलिए कि MnO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप अगली क्लासेस में सीखोगे कैसे कंपाउंड बनते हैं, अगले चैप्टर्स में सिखा दूंगा आपको। तो क्या कहता है, हमने यहां तक पानी फिल है 100 ml और हमने इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को लिक्विड फॉर्म में, या चलो लिक्विड फॉर्म में मिक्स कर दिया, या हमने इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाले इसके और इसके अंदर वो डिसॉल्व हो गए। और पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो रेड कलर का इसको या पर्पल कलर का इसको चेंज कर देता है। तो इसके अंदर 100 ml जो वाटर था इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व होने के बाद ये रेड कलर का अपीयर हो जाए, ये रेड कलर का बन गया पानी। आपके पास अगर पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप इंक का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप इंक का यूज कर लोगे, ब्लू इंक तो होगी आपके पास, रेड इंक होगी तो उसको यूज कर सकते हो आप। या डिटोल को, वाटर जो डिटोल वाटर होता है, डिटोल होता है, लिक्विड डिटोल होता है घर में, वो डिटोल डाल सकते हैं आप इसके अंदर। और क्या होएगा, जैसे ही आप इसके अंदर सपोज करो या रूह अफ़ज़ा तो होता है घर में, रूह अफ़ज़ा इसके अंदर डाला हमने तो ये बड़ा डार्क हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल्स थे, देखो ये पार्टिकल्स थे, ये डिसॉल्व हो गए। अब हमें प्रूव क्या करना कि कोई चीज पार्टिकल्स जो है हम इतना सोचते हैं लेकिन इतना नहीं, वो और भी छोटा है, वो और भी छोटा है, वो और भी छोटा है, और वो और भी छोटा है, और वो और भी छोटा है, और भी और भी और भी, बियॉन्ड इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से बहुत छोटा है, हम देख नहीं सकते। तो फिर कहता है अब इस, ये टोटल पानी था, अब दूसरा ग्लास लेते हैं, उस दूसरे ग्लास में क्या करते हैं, इसमें से सिर्फ 10 ml, अब की बार इसमें 10 ml ले लिया और हमने इसमें ये सिर्फ 10 ml पानी इसमें से उठाया और इसी को हम 100, इसी को पूरा मान लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसको 100 यूनिट काउंट किया था, अब यहाँ पे इस 10 ml को ही हमने क्या कर लिया, पूरा मान लिया 100। और हमने देखा कि भैया इसका जो है, देखिए अब किस एक्सपेरिमेंट दिया है, सो भी अब इसमें से 10 ml निकाला, 90 ml इसमें छोड़ देते हैं। तो फिर हमने देखा कि भैया अभी भी ये जो वाटर है इसमें, इसका कलर बस डाइल्यूट हो गया, इसका कलर डाइल्यूट हो गया। इसके अंदर जो पोटेशियम मैग्नेट था यहाँ पे डार्क कलर था, यहाँ पे थोड़ा डाइल्यूट मींस हल्का कलर हो गया। फिर फर्दर ये एक्सपेरिमेंट हमने रिवाइज किया तो नए इसमें से 10 ml आगे लेके गए तो ये और डाइल्यूट हो गया, ये पानी जो है और ज्यादा डाइल्यूट हो गया। और फिर फर्दर ये हमने प्रोसेस रिवाइज की, इसमें से 10% आगे लेके गए तो फिर से ये और हल्का डाइल्यूट हो गया। तो इट मींस कहता है कि जो डाइल्यूशन जो है, कि जो हमने देखो पानी का तो कलर था नहीं, जो इसके अंदर कलर जो था
ये पोटेशियम परमैंगनेट थे, इसके जो पार्टिकल्स थे वही इसके अंदर मिक्स हुए थे। तो पार्टिकल्स जो इसके अंदर मिक्स हुए हैं, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग कलर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे डाइल्यूट हो गए, उससे आगे भी डाइल्यूट हो गए, उससे भी आगे डाइल्यूट हो गए। ये डाइल्यूट कब हुए, यानी कि सपोज करो, देखिए अगर आप पानी के अंदर मोटी कलर डालते हैं, मोटा क्रिस्टल डालते हैं, तो पानी ज्यादा डार्क हो जाएगा, यानी कि। और नेक्स्ट लेवल पे अगर आपका डाइल्यूट हुआ वाटर, तो इसका मतलब क्या है, जो कलर का जो पार्टिकल था, जो पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल था, कुछ हिस्सा तो यहाँ पे रह गया और बाकी हिस्सा इधर पहुंच गया, यानी कि ये जो था कुछ हिस्सा डिसोल्व होके इतना छोटा हिस्सा बच गया। अब नेक्स्ट लेवल पे ये और डाइल्यूट हो गया, तो इसका मतलब ये और भी कम कुछ हिस्सा यहाँ पे रह गया और डाइल्यूट होके इधर आ गया। अब नेक्स्ट लेवल पे फिर से ये होता है, इसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पे रह जाता है, बाकी कम हिस्सा आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये शो करती है, ये एक्टिविटी शो करती है क्लियरली कि जो पार्टिकल्स है वो अपनी फॉर्म को छोटे से छोटा बनाता जा रहा है। और यही इसने पूछा था कि भाई प्रूव करके दिखाइए कि जो ये कितने छोटे हो सकते हैं। तो ये ऐसे छोटे होते 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 चले जाएंगे। ओके, तो ये एक्टिविटी शो करती है कि जो डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है, कलर का जो डाइल्यूशन है, वो इस तरफ इंडिकेट करता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो वेरी वेरी स्मॉल, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इनविजिबल, कांट सी विद नेकेड आईज। ओके, फिर कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये बात प्रूव करके दिखानी है कि भाई जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। अब ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तो होता है सॉलिड, कुछ हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड मैटर होता है, कुछ हमारे पास लिक्विड होता है और कुछ हमारे पास गैस होता है। तो देखो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड जो हमारे मैटर होते हैं, उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे देखो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में बहुत जल्दी से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। ऐसे सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे जुड़ गए, क्यों जुड़ गए, हमने इनको कोई फेविकोल लगा दिया या कोई एडहेसिव चीजें लगाई है क्या? अगर ये क्या बताया मैंने कि भैया जो सॉलिड मैटर है, सॉलिड मैटर का मतलब आपके पास लोहा है, आयरन है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, ये आपका जो पेन है प्लास्टिक का, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मींस इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। ये जो है, जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में चिपके हुए हैं और इसलिए दूर दूर नहीं जा पा रहे, तो सॉलिड की एक डेफिनेट शेप बना देते हैं। क्या हो जाता है? सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। ओके, मींस इनको फ्लो होने से रोकती है, तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। अब देखिए कहता कि अब हम लोहे को दबाते हैं, हमारे पास लोहा है या हमारे पास एक ईंट है या हमारे पास लकड़ी है या लोहे का पाइप है, उसको हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारे से प्रेस नहीं हो पाता, नहीं दबता वो। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत टाइटली पैक होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते हैं, इसलिए हम अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उसको प्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन एक हमारे पास एक और मेटेरियल देखिए, रबड़ है हमारे पास, रबड़ जो रबड़ वो भी सॉलिड होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में भी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है, ऐसे रबड़ के बीच में भी। लेकिन आयरन के मुकाबले में रबड़ जो है थोड़ी स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी। रबड़ कैसी है हमारी? स्पॉन्जी है। तो ऐसा क्यों है भैया, रबड़ हमारी स्पॉन्जी क्यों है? क्योंकि रबड़ के जो पार्टिकल्स हैं आयरन के पार्टिकल्स के मुकाबले थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इनके बीच में कुछ स्पेस है। जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस, और इस स्पेस में एयर फिल हो जाती है। क्या होती है? एयर ट्रैप होती है।
इसलिए जब हम रबड़ को प्रेस करते हैं तो रबड़ प्रेस हो जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि ट्रेन के बीच में हवा होती है, वो हवा जो होती है वो उसके कारण स्पॉन्जी शेप इसको मिल जाती है, लेकिन है रबड़ भी सॉलिड ही। लेकिन जब एयर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा आपस में अट्रैक्ट होते हैं, वो इतनी कम पॉसिबिलिटी छोड़ते हैं उनके बीच में एयर रह जाए, लेकिन रबड़ के केस में ऐसा हो जाता है कि वो दब जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस बच जाता है और उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और उस एयर के कारण क्या होता है, जब हम प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकलती है और वो थोड़े से पार्टिकल्स क्लोज चले जाते हैं। आप रबड़ को दबाते हो ना, रबड़ की बॉल को दबाते हो, वो दब जाती है। ओके, बात करते हैं लिक्विड की। यहाँ पे लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड के जो है, ये देखिए पार्टिकल्स है, पहले ही थोड़े थोड़े दूर होते हैं लिक्विड के, तभी तो हम लिक्विड को क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। आप पानी को दबा सकते हो हाथ से, या पानी के अंदर आपका हाथ जा सकता है। आप एक ईंट के अंदर अपनी उंगली नहीं घुसा सकते, एक आयरन प्लेट के अंदर नहीं घुसा सकते ऐसे, लेकिन पानी के अंदर आप जब लिक्विड के अंदर उंगली डालोगे तो अंदर एंटर कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो लिक्विड के, अब देखिए इसके अंदर मैं उंगली डालूंगा तो हमारी उंगली अंदर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, और जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, हाथ का प्रेशर डालते हैं, तो ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो मॉलिक्यूल्स है ये दूर दूर चले जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स पास पास है, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, और यहाँ पे हमारी जो उंगली है वो इसके अंदर एंट्री कर जाएगी। हाथ की जो उंगली है हमारी एंट्री कर जाएगी, या हम कोई भी चीज पानी के अंदर डालेंगे वो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक है, और जैसे ही हमने प्रेशर डाला तो अट्रैक्शन फोर्स प्रेशर को एक्सर्ट नहीं कर पाई और उसने स्पेस क्रिएट कर दिया और उसकी एंट्री अंदर हो गई। इससे प्रूफ पहले भी कर चुके हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, जब हम पानी में शुगर को डिजोल्व करते हैं या सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि जैसे हम उसको हिलाते हैं, लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में स्पेस होता है, और बीच के स्पेस में आकर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट जो है वो सेट हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अंदर एक चीज और आती है, फ्लूइड भी आता है। जैसे सॉलिड में स्पॉन्ज होता है, ऐसे ही लिक्विड में फ्लूइड आता है थोड़ा सा। ठीक है, मतलब जैसे पानी पूरी तेजी से फ्लो कर जाता है, जो फ्लूइड टाइप का है, जैसे आपका फेविकोल है, वो थोड़ा स्लो बहता है। मींस ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है, सॉलिड में स्पॉन्ज, लिक्विड में फ्लूइड, यानी कि सेमी लिक्विड, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस कारण है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स के कारण है। अब बात कर लेते हैं गैस की। गैस भी तो, एयर भी तो एक मैटर है, उसके जो बीच में जो मॉलिक्यूल, उसके जो पार्टिकल्स है, देखिए उसके पार्टिकल्स के बीच पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। क्यों होते हैं दूर दूर? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स जो होती है बहुत कम होती है। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण क्या है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाते, तो इसीलिए जो होती है हवा दूर दूर तक फैल जाती है, दूर दूर तक फैलती है। क्यों? हवा इस कमरे में फैल जाएगी, आप एक गुब्बारे में से हवा लीक कर दीजिए, पूरे कमरे में फैल जाएगी। या आप जो गैस लीक करते हो, जिसके एसिडिटी में गैस लीक करते हो, जल्दी से पूरे कमरे में फैल जाती है। या टेम्पल में जब आप अगरबत्ती या इंसेंस लगाते हो या परफ्यूम लगाते हो आप बॉडी पे, तो सारी की सारी स्मेल जल्दी से जल्दी कमरे में फैल जाती है, आसपास के एरिया में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो गैस होती है, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी अट्रैक्शन पावर वीक होती है। जितनी अट्रैक्शन की फोर्स वीक हो जाएगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मूवमेंट ज्यादा करेंगे। पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वो मूवमेंट ज्यादा करेंगे। अब देखो जैसे चेन होती है, चेन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो चेन मूवमेंट नहीं कर पाती, लेकिन जैसे ही चेन टूट जाती है तो मूवमेंट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है, और ये बात प्रूव करती है जो काइनेटिक एनर्जी के कारण मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, गैस के जो पार्टिकल्स है दूर दूर फैल जाते हैं, वो इसको प्रूव करते हैं कि भैया पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और यही बात हमें प्रूव करनी थी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो ये हमारे को ये बात समझ में आई कि जो सॉलिड है
इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी, सॉलिड जो होते हैं उनकी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, थिकनेस एक किस्म से। जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम होती है, और गैस की डेंसिटी और भी ज्यादा कम होती है। डेंसिटी का मतलब थिकनेस। जैसे मैंने क्या बताया, लोहा है, लोहे के अंदर आप उंगली नहीं घुसा सकते क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको मास और वॉल्यूम का भी पता होना चाहिए। ओके, डेंसिटी का मतलब थिकनेस। तो आयरन की थिकनेस ज्यादा है तभी तो हम उसको दबा नहीं पाते, उसके अंदर उंगली नहीं घुसा पाते। फिर बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड को हम दबा भी पाते हैं और उसके अंदर उंगली भी घुसा पाते हैं, कोई भी आर्टिकल उसके अंदर डाल सकते हैं। फिर आती है गैस की। तो गैस की डेंसिटी और भी कम हो जाती है क्योंकि उसके बीच में देखो, ये हमारे रूम के अंदर गैस ही गैस है, तो देखो इजीली हमारा जो हाथ है बड़ी स्पीड से हिल रहा है, इधर उधर भी जा सकता है, तो गैस की डेंसिटी कम है। ओके, यहां तक बातें समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, कि हमने ये क्लियर कर लिया कि मैटर जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है, पार्टिकुलेट है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि जो मेटल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और ये प्रूव कैसे होता है, सॉलिड लिक्विड गैस से प्रूव होता है। फिर हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की उससे कम है, गैस की उससे भी कम है। फिर हमने एक स्पॉन्ज स्टेट पढ़ा है, स्पॉन्ज रबड़ स्पॉन्ज टाइप होती है, आयरन सॉलिड होता है। फिर हमने फ्लूइड के बारे में पढ़ा और लिक्विड के बारे में पढ़ा, और अब हमने क्या पढ़ लिया, गैस के बारे में पढ़ लिया। ओके, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब मैं इसको विदेश करता हूँ, कुछ दो चार पॉइंट और बताता हूँ आपको, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। आप देखिए, दो चार टर्म और आपकी इस लेसन के बीच में है, आगे देखते हैं क्या है इसमें, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। एक टर्म आई है आपकी इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक टर्म आई है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट होती है। किसमें, खासकर लिक्विड में, लिक्विड एंड गैस। जो लिक्विड और गैस के जो मैटर है उनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में मूवमेंट होती है, और मूवमेंट का मतलब है कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के कारण मूवमेंट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में ध्यान से समझिएगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें किसी चीज का, टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, अगर हम गैस या लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, ओके, या सॉलिड में भी देखो, सॉलिड में अगर मैं कहता हूं ये एक आयरन की रोड है, ये लोहे की रोड है आपकी, आयरन की रोड है आपकी, अगर मैं इस आयरन रोड को नीचे यहाँ पे कैंडल लगा देता हूं इसके, और मैं इसको गर्म करता हूं, तो आपको पता है पहले तो ये इतना हिस्सा गर्म हो जाएगा, इसका थोड़ा हिस्सा गर्म होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहां तक गर्म हो जाएगा, और इसके बाद में आगे तक धीरे धीरे पूरी जो है आयरन रोड गर्म हो जाएगी। तो ये क्यों गर्म होती है, देखो पहले क्या था, पहले यहां पर जो पार्टिकल्स थे वो गर्म हो गए, और गर्म होने के कारण क्या हुआ, इनके बीच में वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, वाइब्रेशन, इनके बीच में मूवमेंट स्टार्ट हुई। क्यों, क्योंकि हीट देने के बाद क्या होता है, जैसे ही किसी पार्टिकल को हीट मिलती है तो उसके बीच की अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होती है, और जैसे ही इनको हीट मिली, हीट मिलने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज हुआ पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन पावर कम हुई, और जैसे ही बीच में से बॉन्डिंग कमजोर होती है तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो इनके सॉलिड के पार्टिकल्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बताया मैंने, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, ऐसे फिर ऐसे धीरे धीरे ये जो आगे के जो पार्टिकल्स है ये भी आपस में जब वाइब्रेट करते हैं तो यहां से एनर्जी ट्रांसफर होकर आगे चली जाती है, और आगे वाले जो जितनी एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जाएगी उतनी ही जो होती है बॉन्डिंग कमजोर होती जाएगी, और धीरे धीरे सारा का सारा जो रोड है, अगर हम इस एरिया से गर्म करते हैं तो इस एरिया पे लास्ट में हीट हमारी पहुंच जाती है, यहां पर भी हीट पहुंच जाती है। ओके, अब ऐसे लिक्विड में देखेंगे, लिक्विड देखो, लिक्विड लिक्विड हमारा पानी है, जैसे ही अभी हमारा लिक्विड है वाटर है, वाटर, जैसे हम इसको गर्म कर देंगे, इसके नीचे आग लगा देते हैं, आग जला देते हैं, इसके अंदर हम इसके नीचे अगर हम आग जला देते हैं तो आग लगाने के बाद, गर्म करने के बाद यहाँ पे हीट पहुंचती है, और ये पानी जो है उबलना स्टार्ट हो जाएगा, और पानी उबलने के बाद भाप बन जाएगा, भाप, भाप।
यानी कि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, जो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में हीट बढ़ने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और वो हीट बनके ऊपर उड़ने लग गए। पार्टिकल्स जब हीट बनके ऊपर उड़ गए तो इससे भी प्रूव होता है सॉलिड में भी क्या है, हीट बढ़ने पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की। और ऐसे ही वाटर में भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और गैसेस तो है ही, हवा जितनी गर्म होगी उतनी तेजी से दौड़ लगाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन बताया मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज या इंक्रीजेस ऑन हीटिंग। ओके, हीट का क्या इफेक्ट होता है काइनेटिक एनर्जी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। हीट बढ़ती है और क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। हीट बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स कम होती है। अट्रैक्शन फोर्स जो होती है वो कम होती है और हीट बढ़ती है। ओके, फिर एक वर्ड आपका बेटा आया है डिफ्यूजन। एक और वर्ड आपका आया है डिफ्यूजन, इसको भी समझिए ध्यान से। डिफ्यूजन क्या होता है, देखो डिफ्यूजन के दो मीनिंग है। हिंदी मीडियम में आपने एक वर्ड पढ़ेगा विसरण, मतलब फैलना। डिफ्यूजन का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग तो होता है फैलना। जनरली साइंस से अलग जनरली बात करें तो डिफ्यूजन होता है कोई चीज फैल जाना। जैसे हमने परफ्यूम लगाया, उसकी जो स्मेल है हर तरफ फैल जाती है। लेकिन साइंस की टर्म में डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। जैसे ये लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, मैंने इसके अंदर लिक्विड के अंदर क्या कर दिया, सॉल्ट डाल दिया, पानी के अंदर सॉल्ट डाल दिया। तो सॉल्ट के जो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व हो गए, डिफ्यूज हो गए, मिक्स हो गए। तो इंटरमिक्सिंग जो होती है पार्टिकल्स की, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखो हमारी लाइफ में डिफ्यूजन के एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। आप जब पेप्सी की बोतल खोलते हो तो उसमें से गैस रिलीज होती है CO2, या सोडे की बोतल खोलते हो या कोल्ड ड्रिंक की तो बोतल ओपन करते हो, उसमें क्या होता है, गैस निकल के आती है CO2। तो लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व हुई थी, ये देखो, ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है। जो हम स्मोक होता है, सिगरेट का स्मोक होता है, वो क्या होता है, एयर में मिक्स हो जाता है। तो ये क्या है, या एयर में डस्ट पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, ये क्या है, एयर में हमारी जो स्टीम है, भाप है, वो मिक्स हो जाती है। ये भी क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ओके, ये भी बात क्लियर हुई। काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजिंग, ये आपके बारे में आपका क्लियर हो जाता है। स्पॉन्ज भी हो गया आपका। स्टेट्स ऑफ मैटर भी हमने पढ़ लिया। स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होती हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर भी हमने पढ़ लिया। स्पॉन्ज भी हमने पढ़ लिया। स्पॉन्ज क्या होता है, जैसे हम आटा भिगो देते हैं ना, आटा जो होता है, डफ, DOUGH, डफ या डोफ बोलते हैं। जो आटा होता है, भीगा हुआ आटा होता है, तो सूखा आटा होता है, उसको पानी के साथ मिक्स करके हम जिसके चपाती बनते हैं, वो स्पॉन्ज होता है। स्पॉन्ज होता है क्योंकि देखो उसके वो दब क्यों जाता है, जब उसको हाथ से दबाते हैं तो दब जाता है, और उसको मनचाही शेप भी दे सकते हैं। अब आप देखिए, आपके पास एक लोहे का स्फीयर है, आप उसको थोड़ी तोड़ मरोड़ के कुछ शेप चेंज कर दोगे, नहीं ना। लेकिन अब अगर आपको आपके पास आटे का स्पॉन्ज का आटा है, आटे को आप मरोड़ के फोर्स अप्लाई करके लंबा भी कर सकते हो, राउंड भी कर सकते हो, ठीक है, चपाती भी बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, जो स्पॉन्ज होता है उसकी मैंने अभी बताई थी, उसके बीच में क्या होता है, जो गैस ट्रैप होती है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच में गैस फिल होती है, ट्रैप हो जाती है, और वो गैस जो होती है इसी के कारण जो होता है स्पॉन्जी बिहेवियर होता है किसी भी सॉलिड का। ओके, तो बाकी सॉलिड लिक्विड के बारे में हमने पढ़ाई है काफी, आप रीडिंग ले लेना। कुछ डाउट आपके बचते हैं तो फिर मेरे को बता दीजिएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट फ्रॉम माय साइड इन टुडेज लेक्चर। जो बाकी चीजें बचती हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। टिल देन आप इसको समझिए, नोट्स तैयार कीजिए, डाउट्स हैं आपने डाउट्स नोट करके रखिए, नेक्स्ट लेक्चर से पहले कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई विल इंक्लूड देम इन द नेक्स्ट लेक्चर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक करेंगे, मेरे जाने के बाद नहीं, अभी इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी, और इस वीडियो को कम से कम एटलीस्ट 5 ग्रुप्स में भेजना है। दिस इज द रियल पेट्रियोटिज्म, ये असली देशभक्ति है। एजुकेशन को स्प्रेड कीजिए इन द कोरोना क्राइसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज संदीप जायसवाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।